Hello students, here we are with our next chapter of English from class 8th and our book name is Honeydew and our chapter name is Glimpses of the Past. तो बच्चों आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 3 Glimpses of the Past. So take out your book Honeydew and let's start. Glimpses of the Past. Glimpses means झलकियाँ, past means अतीत की झलकियाँ. तो इसमें जो चैप्टर है आपको जो हमारा इंडिया था पहले उसके पास्ट में क्या क्या घटनाएं हुई बहुत सब चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई हैं. बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ो. हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. पिक्टोरियल मीन्स सचित्र, ग्लिम्सेस मीन्स झलकियाँ. यहाँ 1757 से 1857 तक हमारे देश के इतिहास की कुछ सचित्र झलकियाँ हैं. तो यहाँ जो आपको दिखाया गया है बुक में चैप्टर में, वहाँ आपकी जो 1757 से 1857 के बीच की इतिहास की कुछ झलकियाँ, कुछ चित्र दिए गए हैं आपको. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. Speech bubbles means होता है संवाद बुलबुले. क्लियरिफाई मीन्स स्पष्ट करना. अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ. कंडीशंस मीन्स परिस्थितियाँ. ये चित्र और वाक बुलबुले या संवाद बुलबुले उन स्थितियों में आपकी समझ को स्पष्ट करने में मदद करेंगे जिनके कारण 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को 1857 के युद्ध को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है. तो 1857 में युद्ध हुआ था उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है. तो यहाँ पर वह स्थितियाँ दिखाई गई हैं कि क्यों उस युद्ध को 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है. तो द मार्टियर्स, शहीद. मार्टियर्स मीन्स होता है शहीद. द मार्टियर्स यानी शहीद. एट अ फंक्शन इन दिल्ली. एट अ फंक्शन इन दिल्ली. फंक्शन मीन्स होता है समारोह. दिल्ली में एक समारोह में. ओ माई कंट्रीमैन. कंट्रीमैन मीन्स देशवासी. ओ मेरे देशवासियों. लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स. टीयर्स मीन्स आंसू. अपनी आँखों को आंसुओं से भर लो या अपनी आँख में आंसू भर लो. एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स. रिकॉल मीन्स याद करना. सेक्रीफाइसेस मीन्स बलिदान. मार्टियर्स मीन्स शहीद. जैसा कि तुम शहीद हुए भारतीयों के बलिदान को याद करो. तो ये एक पेट्रियोटिक सॉन्ग भी है. तो इसको दिल्ली के एक फंक्शन में गाया गया था. तो आपको भी पता है जैसे, तो वो ये पेट्रियोटिक सॉन्ग है. ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तो इस तरह से ये सॉन्ग दिल्ली के एक फंक्शन में गाया गया. नाउ द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. कंपनीज कॉन्क्वेस्ट मीन्स कंपनी की जीत. 1757 टू 1849. तो जो कंपनी आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने हमारे यहाँ कब तक शासन किया? 1757 से 1849. तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत. द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट मीन्स कंपनी की विजय. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. Superior means बेहतरीन. Weapons means हथियार. Extending means फैलाना. तो अपने बेहतरीन हथियारों से ब्रिटिश इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी में भारत में अपनी शक्तियाँ फैला रही थी. तो जो उसके बेहतरीन हथियार थे, सबसे पहले तो उसका हथियार था फूट डालो और राज करो नीति. तो जो
ये भी एक उसका हथियार था। वो क्या करती थी, जो इंडियन रूलर थे, भारतीय शासक, उनके बीच में उनको एक दूसरे के भड़का के उनके बीच में लड़ाइयाँ कर देती थी और उनके फिर जो रूलर थे उनको अपने आप में मिला लेती थी। तो इस तरह से वो अपना जो था अपने आप को इंडिया में फैला रही थी अपने आप को। इंडिया 1765, तो इंडिया का मैप है 1765 में। तो इसमें येलो और पिंक दो पार्ट हैं। तो येलो पार्ट जो है वो इंडियन प्रिंसेस का है, इतने पार्ट में भारतीय शासक हैं। एंड जो पिंक पार्ट है वो ब्रिटिश टेरिटरी का, यानी ये ब्रिटिश क्षेत्र है। ओके, नाउ इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड मीन्स होता है अदूरदर्शी, जो दूर की नहीं सोचते। तो इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय शासक अदूरदर्शी थे। दैट अपस्टार्ट राजबाह व कल का नवाब राजबाह। तो अपस्टार्ट मीन्स होता है कल का नवाब। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। डिफीट मीन्स हराना, वे मुझे उसे हराने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर एक शासक है, तो वह दूसरे शासक से लड़ रहा है। तो वो कह रहा है कि इंग्लिश मर्चेंट को बुलाओ और वो मुझे उसे हराने में मेरी मदद करेंगे। अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाओ। तो इस तरह से ये आपस में ही लड़ते थे और ब्रिटिश यही चाहते थे कि ये आपस में लड़ें। नाउ the people had no peace due to such constant fight. कांस्टेंट मीन्स लगातार, निरंतर। लोगों को लगातार हो रही इन लड़ाइयों के कारण कोई शांति नहीं थी, या लगातार होने वाली इन लड़ाइयों के कारण लोगों में शांति नहीं थी। तो वो लोग बहुत अशांत थे क्योंकि वहाँ लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी शासकों के बीच। कभी कोई शासक लड़ता, कभी कोई शासक लड़ता। तो इस तरह से लगातार होने वाली लड़ाइयों के कारण वहाँ कोई शांति नहीं थी। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. तो राइवलरीज मीन्स होता है, राइवलरी मीन्स होता है प्रतिद्वंदी, विरोधी। सबड्यू मीन्स होता है अधीन कर लेना या वश में करना। विद्रोही ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते और इस तरह और वे आसानी से भारतीय शासकों को एक एक करके अपने वश में कर सकते थे। तो क्या करते, जो राइवल थे आपस में, जो भारतीय शासक थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, राइवल थे, वे क्या करते थे, एक दूसरे की लड़ाई, जब उनमें लड़ाई होती थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते थे। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से उन शासकों को, जो भारतीय शासक थे, उन्हें एक एक करके अपने वश में कर लेते थे। तो प्रतिद्वंदी ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते और वे आसानी से एक एक करके भारतीय शासकों को अपने अधीन कर सकते थे। A far-seeing ruler like brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. Fighting means लड़ते हुए, died means मरना, fought means लड़ना। Far-seeing means दूरदर्शी। Far-seeing means होता है दूरदर्शी। एक दूरदर्शी मैसूर के महान शासक टीपू अपने मरते दम तक ब्रिटिश से लड़ते रहे। तो जो एक दूरदर्शी शासक था मैसूर, उसको पता चल गया था कि मतलब वो उसने सोच लिया, उसने समझ गया वो कि अगर हम इस तरह से इनका साथ देते रहे लड़ने में तो ये हमारे पूरे इंडिया में अपना शासन फैला लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उनसे अपने मरते दम तक ब्रिटिश जो राजा शासक थे उनसे वह लड़ते रहे। तो मैसूर के दूरदर्शी साहसी शासक टीपू सुल्तान अपने मरते दम तक ब्रिटिश से लड़ते रहे। ओके,
थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ। थैंक गॉड धन्यवाद, अब देश में शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। तो यहाँ पर एक आदमी है, तो जब वहाँ लड़ाइयाँ बंद हो गई थी तो वो कह रहा है कि भगवान का धन्यवाद है, देश में अब शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। न अधिक युद्ध और न ही ठगों द्वारा लूटपाट। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। यह भगवान है जिसने ब्रिटिश को वापस या ब्रिटिश को यहाँ भेजा। तो एक शासक है, वो कह रहा है कि वह भगवान है जिसने ब्रिटिश को भेजा। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। लिंक्ड मीन्स जुड़ा हुआ, डेस्टिनी मीन्स भाग्य। हमारी नियति उनसे जुड़ी हुई है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट। रिएक्ट मीन्स होता है प्रतिक्रिया करना। कॉन्क्वेस्ट मीन्स विजय। कैसे भारतीय इन विजयों पर प्रतिक्रिया करते थे। तो क्या प्रतिक्रिया करते थे, देखो भारतीय इंडियन क्या प्रतिक्रिया करते थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। डिथ्रोन्ड मीन्स होता है राजगद्दी से उतारना। गोरे व्यक्ति हमारे राजाओं को मारते और उन्हें राजगद्दी से उतार दिया। तो गोरे आदमियों ने हमारे राजाओं को मारा और इन्हें राजगद्दी से उतार दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन आखिरकार वो इस भूमि के थे। आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार। तो कह रहे हैं कि सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन आखिरकार वे इसी धरती के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स। स्लेव्स मीन्स होता है दास, फॉरनर्स मीन्स होता है विदेशी। अब हम विदेशियों के दास बन गए हैं। तो इस तरह से वापस में बात कर रहे हैं। Now ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश रूल 1765 से 1836। तो ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। ब्रिटिश शासन 1765 से 1836 तक। तो जो ब्रिटिश शासन था वो कब तक था, 1765 से 1836 तक। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। रिलीजियस लीडर्स यानी धार्मिक नेता, प्रीच्ड मीन्स देना, उपदेश देना, अनटचेबिलिटी मीन्स होता है छुआछूत, एंड चाइल्ड मैरिज बाल विवाह। धार्मिक नेताओं ने छुआछूत और बाल विवाह जैसे विचारों का प्रचार किया। Anyone who crosses the sea loses his religion. Anyone जो कोई समुद्र पार करेगा वह अपने धर्म को खो देगा। तो जो इस तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे, कुछ नेता थे जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे, तो उन्होंने छुआछूत और बाल विवाह का समर्थन किया। तो उसमें से एक लीडर जो है वो कह रहा है कि एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। जो कोई भी समुद्र पार करेगा वो अपना धर्म खो देगा। तो अगर वो समुद्र पार करके कहीं गया तो वो अपना धर्म खो देगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। मिजरी मीन्स होता है कष्ट। सभी कष्ट, दुनिया में सभी कष्ट महिलाओं के कारण ही हैं। तो वो कह रहा है कि औरतों के खिलाफ भी यानी महिलाओं के खिलाफ भी लोगों को भड़का रहा है। तो वो कह रहा है कि ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़
ड्यू टू वुमेन, तो जो दुनिया में सभी कष्ट है, मिजरीज मीन्स होता है कष्ट, माइस्ट्री मीन्स होता है कष्ट, तो दुनिया में जो भी कष्ट हैं वो सभी महिलाओं के कारण ही हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स होता है आत्मसम्मान। सत्य यह था कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। तो द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस मीन्स भारतीय, लॉस्ट मीन्स खोना, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स आत्मसम्मान। सच यह था कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था, मीन्स उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं थी, उन्हें अपना आत्मसम्मान नहीं था उन्हें। द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम, स्कॉन्ड मीन्स होता है अपमान करना या मजाक करना, स्कॉन्ड। ब्रिटिश उनका मजाक उड़ाते या उनका अपमान करते। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। नेटिव्स मीन्स देशवासी, अनवर्दी मीन्स होता है अयोग्य, ट्रस्ट मीन्स भरोसा, इनकेपेबल मीन्स असमर्थ, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदार। ये देशवासी भरोसे के अयोग्य हैं और ईमानदारी में असमर्थ हैं। तो वो कह रहा है कि मजाक उड़ा रहा है ब्रिटिश इंडियंस का, वो कह रहा है कि ये ना भरोसे के लायक हैं और न ही ये ईमानदार हैं, वो ये इनसे कहना चाह रहा है। तो द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। देशवासी भरोसे के अयोग्य हैं, ईमानदारी में असमर्थ हैं। तो वो एक इंडियंस है, वो देखो कह रहा है ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। सच माननीय महोदय, योर ऑनर मीन्स माननीय महोदय, सच माननीय महोदय लेकिन मैं ईमानदार हूँ। तो एक इंडियन कह रहा है लेकिन सच है कि इंडियंस नहीं ईमानदारी के ईमानदार हैं और नहीं वो विश्वास के भरोसे के लायक है, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, कह रहा है। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy tax forced farmers to abandon their fields. Merchants means होता है व्यापारी, wanted means चाहना, quick means शीघ्र, profits means लाभ, taxes means शुल्क या कर, forced means मतलब उन्हें फोर्स करना, मतलब विवश करना, फोर्स करना, विवश करना। फार्मर्स किसान, अबेंडेंड मीन्स छोड़ना। बीइंग मर्चेंट व्यापारी होने के कारण ब्रिटिश शीघ्र लाभ चाहते थे। उनके भारी कर किसानों को उनकी भूमि छोड़ने के लिए विवश कर रहे थे। तो जो ब्रिटिश थे वे व्यापारी थे, तो व्यापारी वो चाहते थे कि उन्हें जो भी वो चीज़ करें उन्हें उस पर शीघ्र ही क्या मिलने लगे, प्रॉफिट मिलने लगे, लाभ मिलने लगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कर रखा था, भूमि जो थी यानी जो लैंड थे फार्मर्स के, उन पे भी उन्होंने फसलों पर भी क्या लगा दिया था, उनके कर लगा दिया था। उन्होंने इतने भारी उन पे कर लगा दिए थे कि जो किसान थे उन्हें वो कर नहीं चुका पाते थे, तो उन्हें अपनी भूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा था। ठीक है, तो व्यापारी होने के कारण ब्रिटिश शीघ्र लाभ चाहते थे। उनके भारी कर किसानों को उनकी भूमि छोड़ने के लिए विवश कर रहे थे। बट यू मैन आर टेकिंग माई क्रॉप्स, तो लेकिन तुम्हारे आदमी मेरी फसल ले रहे हैं। या तो एक किसान है यहाँ पर, वो ब्रिटिश रूलर से कह रहा है कि आपके जो आदमी है वो मेरी फसल ले रहे हैं, लेकिन आपके आदमी मेरी फसल ले रहे हैं। यू विल स्टिल इन एरियर्स मीन्स होता है बकाया, भुगतान। यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम्हारा अभी भी बकाया है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुम अगले सप्ताह इसका भुगतान नहीं करोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल में भेज दूँगा। तो इस तरह से जो रूलर थे वो किसानों की भूमि भी ले लेते थे। नाउ स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड which gave them more profits. Invented means सोचना या बनाना, method means तरीके।
अभी भी ब्रिटिश दूसरे तरीके बनाते जिससे उन्हें ज़्यादा लाभ मिलता। तो अभी भी वो दूसरे मेथड सोचने में लगे हुए थे कि जिनसे उन्हें ज़्यादा लाभ मिले। तो अभी भी ब्रिटिश दूसरे तरीके सोचते जिनसे उन्हें ज़्यादा लाभ मिले। तो उन्होंने क्या सोचा, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। गुड्स मीन्स सामान, मैन्युफैक्चर्ड मीन्स बनना, इम्पोर्ट ड्यूटी मीन्स आयात शुल्क, ब्रॉट मीन्स लाना। तो उन्होंने क्या सोचा, ईस्ट इंडिया इंग्लैंड में बने सामान को जब भारत लाया जाएगा तो उस पर कोई भी आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तो जब हम कोई भी कंट्री से बाहर से सामान मंगाते हैं तो उसमें फिर उसमें जो होता है इम्पोर्ट टैक्स लगाया जाता है। तो लेकिन जो इंग्लैंड था तो लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड से बना हुआ सामान को जब भारत लाया जाएगा तो उस पर कोई भी आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अ गुड आइडिया, एक अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। क्रिपल मीन्स होता है अपंग। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम थे उन्होंने भारतीय उद्योगों को अपंग बनाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे उनके हमारे यहाँ के जब वो अपना सारा सामान बाहर से ले आते थे तो यहाँ के उद्योग जो थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, बंद होने लगे। तो द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज मीन्स होता है उद्योग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों ने भारतीय उद्योगों को अपंग बना दिया। इनवेटेबल फेमिनिन फॉलोड। फेमिनिस्ट मीन्स होता है अकाल, इनवेटेबल मीन्स आवश्यक रूप से या अनिवार्य रूप से अकाल पड़ने लगा। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन। स्टार्वेशन मीन्स होता है भूखमरी। 1822 और 1836 के बीच में 15 लाख भारतीय भूखमरी के कारण मर गए। तो अकाल मीन्स क्या होता है, जिसमें खाने को नहीं मिलता, सारी भूमि सूख जाती है, तो उसको बोलते हैं अकाल। कोई फसल नहीं होती, खाने को लोगों को नहीं मिलता है। तो इस तरह से जब अकाल पड़ा तो 1822 और 1836 के बीच में 15 लाख जो भारतीय थे वो भूखमरी के कारण मर गए। The British policies ruined the expert artisans and their business. Policies means नीतियाँ, ruined means बर्बाद करना, expert means निपुण, artisans means कारीगर। ब्रिटिश नीतियों ने निपुण कारीगरों और उनके व्यापारों को नष्ट कर दिया। तो जो ब्रिटिश के रूलर थे उनके जो नीतियाँ थी, उन्होंने जो भारत में जो निपुण कारीगर थे और उनकी जो उद्योग थे उन सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। नाउ राजा राम मोहन रॉय 1772 टू 1833। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक समाज सुधारक थे। तो वो कब तक रहे, 1772 से 1833 तक। तो राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर, एक समाज सुधारक थे। तो उन्होंने जो भारत में व्याप्त, हमारी सोसाइटी में व्याप्त थी जो अंधविश्वास, उन सबको दूर करने की कोशिश की। तो राम मोहन रॉय, अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। लर्नेड मीन्स होता है शिक्षित आदमी, लर्नेड मैन शिक्षित आदमी, अंडरस्टूड मीन्स समझना। राम मोहन राय बंगाल के एक शिक्षित आदमी समझते थे देश के साथ क्या गलत हो रहा था। तो वो जानते थे कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा था। ठीक है, वो लर्नेड आदमी थे, शिक्षित आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे। तो वे जानते थे कि हमारी कंट्री में क्या क्या गलत हो रहा है। तो राम मोहन राय बंगाल के एक शिक्षित पुरुष समझते थे हमारे देश में क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइस अवर सेल्व्स, अवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट,
डिस्पाइस मीन्स होता है घृणा करना, हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए। एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन, कल्चर मीन्स सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यता महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, कैपेबल मीन्स होता है समर्थ, अचीवमेंट्स मीन्स होता है उपलब्धियाँ, और हम महान उपलब्धियाँ पाने में सक्षम हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, रिफॉर्म मीन्स सुधारना, पहले हमें अपने समाज को सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, सुपरस्टिशन मीन्स होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास हमें बर्बाद कर देंगे। तो अंधविश्वास जो होते हैं सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, तो सुपरस्टिशंस मीन्स होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहे हैं। He was attracted by science and modern knowledge. Attract means होता है आकर्षित होना, modern knowledge means आधुनिक ज्ञान, वह विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से आकर्षित थे। Knowledge should be practical and scientific. Knowledge means ज्ञान, practical means होता है व्यवहारिक, और scientific means होता है वैज्ञानिक। ज्ञान व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। He told his wife उमा, वे अपनी पत्नी उमा से कहते, तो उनकी पत्नी का नाम था उमा, तो अपनी पत्नी उमा से कहते, cows are of different colors but the color of their milk is the same. गायें अलग अलग रंग की होती हैं और लेकिन उनके दूध का रंग समान होता है। Different teachers have different opinions but the essence of every relation is the same. Teachers means गुरु, ओपिनियन मीन्स राय, इसेंस मीन्स सार। इसी तरह अलग अलग गुरुओं की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सभी धर्मों का सार एक ही है। तो अपनी वाइफ को कहते हैं, अपनी पत्नी को, जिस तरह से सभी गायों का रंग समान नहीं होता है लेकिन उनके दूध का रंग समान होता है, उसी तरह से भी सभी धर्म जो गुरु हैं उनकी राय अलग अलग हैं लेकिन सभी धर्मों का जो सार है वो एक ही है। He started newspaper but the suspicious British stopped them in 1823. Suspicious means संदेही या शक करने वाला। उन्होंने एक अखबार शुरू किया लेकिन संदेही ब्रिटिश ने 1823 में उसे बंद कर दिया। तो जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने न्यूज़पेपर भी चलाया, लेकिन ब्रिटिश जो थे उन्होंने बहुत सकीत मिजाज के थे वे लोग, तो उन्होंने 1823 में उस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। Now he crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. उन्होंने सागर पार किया और इंग्लैंड गए यह देखने के लिए कि क्या चीज़ है जो ब्रिटिश को ताकतवर बनाती है। तो वह देखने गए कि वह क्या चीज़ है जो जिसने ब्रिटिश को इतना ताकतवर बनाया है। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उन्होंने उनसे कहा, वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। रूलर्स मीन्स होता है शासक, सब्जेक्ट्स मीन्स होता है प्रजा। हम आपको शासक की तरह स्वीकार करते हैं और तुम्हें भी हमें अपनी प्रजा की तरह स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। रिमेंबर मीन्स याद करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व, ओज मीन्स धारण करना। लेकिन तुम्हें भी अपने उत्तरदायित्वों को याद करना चाहिए, उन उत्तरदायित्वों को याद करना चाहिए, रखना चाहिए जो एक शासक अपने प्रजा के लिए धारण करता है। तो वो कह रहा है कि लेकिन तुम्हें भी एक शासक जो अपनी प्रजा के लिए उत्तरदायित्व को धारण करता है उन्हें याद रखना चाहिए। तो वो जाके कहता है कि हम आपको अपना रूलर मानते हैं और आप हमें भी अपनी प्रजा मानिए, लेकिन एक राजा के जो उत्तरदायित्व होते हैं प्रजा के लिए, आपको उन उत्तरदायित्वों को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद रखना चाहिए। तो ये राजा राम मोहन राय ने कहा जब वो इंग्लैंड गए। ओके।
ना ऑपरेशन 1765 टू 1835। ऑपरेशन में होता है उत्पीड़न 1765 से 1835 तक। तो जो ब्रिटिश शासक थे वे भारतीय लोगों का बहुत उत्पीड़न करते थे। ऑपरेशन मीन्स होता है उत्पीड़न। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन कंटिन्यूस मीन्स जारी रखना, ऑपरेस मीन्स उत्पीड़ित करना। लेकिन ब्रिटिश ने भारतीयों को उत्पीड़ित करना जारी रखा। इन 1880 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3। 1818 में उन्होंने रेगुलेशन 3 नाम से एक बिल पारित किया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। ट्रायल मीन्स मुकदमा या सुनवाई, कोर्ट मीन्स अदालत। तो इसके तहत भारतीय को अदालत में बिना सुनवाई के या बिना मुकदमे के भी जेल डाला जा सकता था। तो जो ब्रिटिश थे वो भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे। उनके अत्याचार उन्होंने अपने जारी रखे। तो उन्होंने 1818 में एक रेगुलेशन 3 करके एक बिल निकाला, जिसके अंतर्गत ये था कि जो इंडियन होते थे उनको बिना उन पर कोई भी मुकदमा दायर किए सीधे उन्हें कहाँ डाला जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। इसके तहत एक भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. All the time यानी पूरे समय, officers means अधिकारी, drew means लेना, big salaries means बड़ा वेतन, fortune means भाग्य, private means निजी, business means व्यापार। पूरे समय ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में बड़ा वेतन लिया और निजी व्यापार में भी भाग्य बनाया। तो जो थे ब्रिटिश अधिकारी थे वे जब इंडिया में थे तो उन्होंने क्या लिया, बहुत ज़्यादा यहाँ से वेतन लिया, बहुत ज़्यादा वो सैलरीज लेते थे। और उनका अपने प्राइवेट यहाँ पर अपने निजी उन्होंने उद्योग भी शुरू किए थे, यानी उनमें भी उन्होंने अपना भाग्य आजमाया, वो भी उन्होंने शुरू किए। By 1829, By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. वर्थ मीन्स होता है लागत या कीमत। 1800 एक्सपोर्टिंग मीन्स होता है निर्यात करना। 1829 तक ब्रिटेन ने भारत में 7 करोड़ रुपए की लागत का सामान निर्यात किया। तो 1829 तक जो ब्रिटेन था उसने भारत में 7 करोड़ की लागत, जो 7 करोड़ रुपए थे उतनी लागत का उन्होंने सामान भारत में निर्यात किया। ठीक है, तो 1829 तक ब्रिटेन ने भारत में 7 करोड़ रुपए की कीमत का सामान निर्यात किया। ठीक है, तो ब्रिटिश सामान का निर्यात किया उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने 7 करोड़ का ब्रिटिश जो सामान था, ब्रिटिश गुड्स, जो ब्रिटिश में जो सामान बना था उसका ब्रिटेन ने उसका भारत में निर्यात किया। The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. Prospered means होता है उन्नति करना। तो जो ब्रिटिश थे वे कंपनी की लूट पर क्या हो रहे थे, समृद्ध हो रहे थे। प्रॉस्पर्ड मीन्स समृद्ध होना, उन्नत होना। तो जो ब्रिटिश थे वो कंपनी की लूट के कारण समृद्ध हो रहे थे, जबकि भारतीय उद्योग
खत्म होने वाले थे। बिगेन टू डाई यानी समाप्त होना। तो जो भारतीय उद्योग थे वे खत्म होने वाले थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पर अपने सारे उद्योग भी फैला दिए। तो इस तरह से जो इंडिया के उद्योग थे वे ख़त्म होने वाले थे, क्योंकि वो कुछ तो यहाँ उन्होंने उद्योग कर जमाए, कुछ वो बाहर से सामान मंगा लेते थे इधर को। तो इस तरह से यहाँ के जो उद्योग थे उन्होंने सब बंद कर दिए। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बेंटिंग, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे बेंटिंग, उन्होंने ब्रिटेन को बताया या ब्रिटेन को सूचना दी, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कॉटन मीन्स होता है कपास, वीवर्स मीन्स होता है बीनने वाला, ब्लीचिंग मीन्स होता है सफ़ेद करना, प्लेन्स मीन्स होता है मैदान या समतल, बोन्स मीन्स हड्डियाँ। कपास बीनने वालों की हड्डियाँ भारत के मैदानों को सफ़ेद कर रही हैं। तो उसने जो लॉर्ड बेंटिक था गवर्नर जनरल उस समय का, उसने ब्रिटिश को यह रिपोर्ट किया, यह सूचना दी कि जो कॉटन वीवर्स हैं यानी कपास बिनने वाले जो हैं वे उनकी हड्डियाँ भारत के मैदानों को सफ़ेद कर रही हैं। ब्लीचिंग मीन्स होता है सफ़ेद करना। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि उसने ब्रिटिश को बताया कि जो कपास बिनने वाले हैं वे क्या कर रहे हैं, भारत के मैदानों में प्लेन एरिया जो है, भारत के समतल एरिया जो है, मैदानी भाग जो है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कपास की खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो यह जाके उसने बताया ब्रिटेन में कि जो कपास बिनने वाले हैं वो कपास की खेती कर रहे हैं इंडिया के मैदानी भागों में। तो ये आपका यहाँ तक आपको पढ़ाया मैंने। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।